पलंग। उपेंद्र नाथ अश्क। दुल्हन की आंखों पर झुकती हुई केशी की निगाहें अचानक पलंग के सिरहाने गोल शीशे में लगी अपनी माँ की छोटी सी तस्वीर पर चली गईं। हसीन किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गिलाफी पलकें, पतली नाजुक नाजुक तरसे हुए हंसते होठों में मोतियों की कतार, और अचानक दुल्हन के चेहरे पर केशी की अपनी माँ के खतूत उभर आए। दोनों के कदो कामत, नाक नक्शे में कितनी मुशाबिहत थी। केशी का जहन धुंधला गया। एक कपकपी उसकी रगों में दौड़ती चली गई। सर को जरा सा झटका देकर उसने इस तस्वीर को निगाहों से हटाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बचपन से लेकर अभी कुछ ही साल पहले तक वो न जाने कितनी ही बार इसी तरह माँ के सीने पर लेटा था, और वो याद उस लम्हे उसके जहन के पर्दे से होकर निकल गई और अपनी दुल्हन की फैली फैली मखमूर आंखें और गीले रसीले होंठ चूमने के बदले वो अचानक बाएं जानिब को फिसल पड़ा, चित लेट गया। पल भर को उसकी निगाहें मसहरी के खाली फ्रेम पर छाए मोतिया के लंबे हारों पर चली गईं। उसका हाथ सेज पर बिछी बेले की कलियों पर जा पड़ा और उसके जी में आई कि वो उछल कर उठे और इस मुअत्तर व मुअम्बर हुजले उरूसी से बाहर निकल जाए, लेकिन वो उछला न उठा, चुपचाप लेटा रहा। दुल्हन न जाने क्या समझे, यही ख्याल लाशऊर में उसे पलंग से बांधे रहा। सर को झटका देकर उसने लम्हा भर पहले की तस्वीर को नजरों से हटाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन एक के बदले कितनी ही तस्वीरें एक दूसरी के ऊपर बरसाती बादलों सी उमड़ पड़ी। इसी कमरे में, इसी पलंग पर उसके पापा और मम्मी साथ साथ लेटे हैं। बरामदे में पिलंगड़ी पर वो भी पड़ा है और एक टक उन्हें तक रहा है। पापा के साथ लेटी माँ कितनी छोटी, कितनी हसीन लगती है। माँ आईने के सामने बैठी सिंगार कर रही है और वो दरवाजे के पीछे खड़ा चुपचाप उसे देख रहा है। आया जिस परी की कहानी सुनाया करती थी, वैसी ही हसीन तो उसकी माँ है। वो उसे देख लेती है और प्यार से बुलाती है। जमीन पर घुटने टेक खुशी से वो उसकी गोद में सर छुपा लेता है। माँ एक हाथ से उसके बाल सहलाती है, दूसरे से अपने बालों में कंघी किए जाती है। जाने पापा को क्या हो गया है। एक आदमी रोज आता है, उसके गले में दो सांप से लटक रहे हैं। उनका एक एक सिरा दोनों कानों में लगाकर उनका मुंह वो पापा की छाती पर जहां तहां रखता है, फिर उनके बाजू में सुइयां चुभोता है। पापा नहीं रोते, पर वो रोने लगता है। मम्मी उसे छाती से लगा लेती है और दूसरे कमरे में ले जाती है। पापा जमीन पर लेटे हैं, हिलते डुलते नहीं। घर में सब रो रहे हैं, वो भी रोता है। माँ रोए जाती है, उसे चूमे जाती है, रोए जाती है। औरतें उसकी चूड़ियां तोड़ देती हैं, उसके माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं, केशी को उसकी गोद से छीन लेती हैं। वो रोता है, रोए जाता है, मगर उसे कोई चुप नहीं कराता। वही पलंग है, वो अपने पापा की जगह लेटा है। माँ उसके साथ लेटी है, एक सादी सी सफेद धोती पहने है। सुबह का उजाला कमरे में झांक रहा है, लेकिन माँ बेसुध सोई है। वो एक टक उसे देखता रहता है। पतला नाजुक परियों का सा चेहरा, बंद आंखें, खुले बिखरे बाल। वो उसे उस शहजादी सी लगती है जो सहरजदा सोई थी और जिसे शहजादे ने आकर जगाया था। वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसे किसी कर लेता है। उसकी माँ जग जाती है, बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसकी पेशानी, आंखें और उसके होंठ चूम लेती है। वो अपनी माँ के सीने पर लेटा है। वो उसे शहजादे की कहानी सुना रही है, जो 7 समुंदर पार से शहजादी ब्याह लाया था। कहानी सुनाकर वो उससे पूछती है, क्या तू भी ऐसी शहजादी से ब्याह करेगा? मैं तुमसे ब्याह करूंगा। धत पगले, कभी बेटे भी माओ से ब्याह करते हैं। और वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके लिए अपनी जैसी दुल्हन ब्याह कर लाएगी। मैं फिर यही पलंग लूंगा। वो पलंग के सिरहाने लगी अपनी माँ की हसीन तस्वीर को देखकर ठुनकता है। हाँ हाँ, ये पलंग मैं तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को दूंगी। और वो उसे सीने से लगाकर भींच लेती है। क्या बात है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है? अचानक दुल्हन कोहनी के बल होकर उसकी पेशानी और बालों पर प्यार से हाथ फेरती है। नहीं, कुछ नहीं। सर की एक हल्की सी जुम्बिश से यादों को परे हटाता हुआ केशी हंसता है, एक ऐसी हंसी जो लंबी सांस जैसी मालूम होती है। उसकी माँ ने तो सच ही कहा था। वैसा ही बूटा सा कद, हसीन चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नक्श, नाजुक होंठ, मोतियों जैसे दांत।
ماں واقعی اس کی دلہن اپنے ہی جیسی لائی تھی، اور حالانکہ جہیز میں بڑا خوبصورت پلنگ آیا تھا، مگر ماں نے برسوں پہلے کے اپنے وعدے کے مطابق وہی اپنا والا بڑا سا قیمتی پلنگ حجلہ عروسی میں بچھوا دیا تھا۔ پلنگ کیا، اپنا کمرہ ہی دلہن کو دے دیا تھا۔ دلہن اس پر جھکی، اس کی آنکھوں میں کہیں دور جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ چند لمحہ قبل کا اس کا جوش و خروش یکدم سرد کیوں پڑ گیا، لیکن یہ جاننے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، اور نہایت حجاب آمیز پیار سے وہ اس پر تھوڑا جھکی، اس کے بال سہلائے جا رہی تھی۔ کیشی چند لمحے چپ چاپ لیٹا رہا، پھر اچانک اس نے دلہن کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کتنی دیر تک وہ اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھے اس کے بالوں، گالوں اور ہونٹوں کو سہلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دماغ سے تمام جالے دور ہو گئے، اور سینے پر لیٹی دلہن اور اس کے گورے گداز جسم کی گرمی اس کے رگو ریشے میں سما گئی۔ اس نے آہستہ سے اسے چوم کر اپنے پہلو میں لٹا لیا اور اس کے گرم گداز سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بار بار اس کا جی چاہتا کہ وہ سر اٹھائے، اپنی بیوی کو پیار کرے، لیکن جیسے اس تصویر کا سامنا کرنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ وہیں لیٹے لیٹے بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا تکیا اٹھا کر اندازے سے تصویر کے آگے رکھ دیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا، لیکن وہ تصویر گویا اس تکیے کے پیچھے چھپ کر اور بھی نمایاں ہو گئی تھی، اور دلہن کے چہرے پر کسی دوسرے چہرے کے خطوط بننے لگے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ جھنجھلا کر دل ہی دل میں چلایا، اور پھر پھسل کر ویسے ہی چت لیٹ گیا۔ پھر نہ جانے کیسا بگولا سا اس کے دل میں اٹھا کہ وہ اچھلا اور حجلہ عروسی سے باہر نکل آیا۔ برآمدے کی جھلملی سے چیت کی چاندنی بڑی شرمائی نگاہوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ لمحے بھر کو وہ برآمدے کی محراب میں رکا، چپ چاپ باہر پھیلی چاندنی میں تکتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کے لمس سے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو کچھ عجیب سی راحت ملی، لیکن وہ پلٹا نہیں، بلکہ باہر نکل آیا۔ دائیں طرف پھولوں کی روش پر فلاگز اور نبیا کھلے تھے، سامنے ڈیلیا کے پودے پھولوں کے مارے جھکے ہلکی ہوا کے جھونکوں سے جھول رہے تھے۔ گھاس کے لون کے ساتھ کٹی چھٹی مہندی کے پیچھے کیاری میں سوسن کھلا تھا، اور گلاب کی بیل کے گرد گول تھالے میں نسٹرپشم کے ڈھیروں پھول گویا اس چاندنی میں نہا رہے تھے۔ کیشی ان راستوں میں اٹکتا بھٹکتا پھولوں کے رنگوں کو جھک کر دیکھتا، بے خیالی میں انہیں چھوتا بڑھتا چلا گیا۔ سورج کی تیز روشنی میں جو پھول اپنی رنگینی سے آنکھوں کو چوندھیا دیتے تھے، وہ اس خنک چاندنی میں ہی دلکش، پرسکون اور فرحت بخش معلوم ہوتے تھے۔ زرد اور گلابی رنگ سفید سفید نظر آتا تھا، اور گہرا سرخ نیلا یا جامنی سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ کاٹیج کی چار دیواری کے پاس پہنچ کر وہاں رکا، جہاں دیوار کے ساتھ ساتھ آغاز بہار کا بیلا کھلا تھا۔ چار دیواری کے نیم تاریک سائے میں بیلے کے پھول موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ پہلے کبھی جب چاندنی راتوں میں وہ بیلا کھلا دیکھتا تھا تو ہمیشہ کہیں پڑھے یا سنے گیت کی ایک لائن اس کے ہونٹوں پر مچل جاتی تھی، اور وہ بے اختیار ہو کر گنگنا اٹھتا تھا، بہت دنوں کے بعد کھلا بیلا، میرا آنگن مہکا، آنگن مہکا۔ لیکن آج جب سچ مچ اس کا آنگن مہکا تھا تو وہ گیت نہ جانے ذہن کے کس تاریک گوشے میں کھو گیا تھا۔ اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ کاٹیج سے گیٹ تک اور گیٹ سے کاٹیج تک چپ چاپ گھومتا رہا۔ پھر جب وہ دوسری بار گیٹ سے واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر کاٹیج کے دوسرے کنارے والے کمرے کے شیشے پر گئی۔ اندر روشنی تھی، اس کی ماں یقیناً جاگ رہی تھی، اس کی آنٹی اور دوسری عورتیں بھی جاگ رہی تھی، اور شاید انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی ماں نے کتنی محنت اور شوق سے اس کا حجلہ عروسی سجایا تھا۔ سارا دن کنارے والے کھانے کے کمرے میں، جن کی میز کرسیاں باہر برآمدے میں رکھ دی گئی تھی اور جس میں بہو کو اتارا گیا تھا، ماں، آنٹی اور دوسری عورتیں گنگنا، گتھلی، مانگ بھرائی اور منہ دکھائی کی رسمیں پوری کرتی رہی تھی۔ ساتھ کے ڈرائنگ روم میں وہ اپنے دوستوں میں گھرا بیٹھا رہا تھا۔ برابر کے اس کے اپنے کمرے میں دنیا جہان کے سامان میں جہیز کا سارا سامان اور فرنیچر رکھا جاتا رہا تھا، اور ادھر کے ماں والے کمرے کو سہاگ رات کے لیے سجایا جاتا رہا تھا۔ دسیوں رسموں، مہمانوں کی آؤ بھگت اور دوسرے بیسیوں کاموں میں الجھی اور کئی راتوں کی جگی اپنی ماں کو اس نے بارہا اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ آنٹی اور دور کے رشتے کی اس کی ایک جوان خالہ اس کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی،
गोया इतने रज जगों, इतनी दौड़ धूप, इतनी जांफिशानी और इतने हंगामों का माहसल बस इसी कमरे की आराइशो ज़ेबाइश थी। वो कई बार बहाने से आया था कि आखिर वो भी तो देखे उसकी माँ और आंटी वहां क्या सजावट कर रही हैं, लेकिन हर बार उसे भगा दिया गया था। रात से पहले उसे इधर झांकने की भी इजाजत न थी। दोस्तों से बातें करते, रस्मों में शामिल होते और औरतों के मजाक सुनते हुए केशी की नजरें बार बार अपनी माँ के चेहरे पर जा टिकती थी। अगरचे उसकी उम्र अब 40 को होने को आई थी और 22 बरस की तवील बेवगी ने कुछ अजीब सी सख्ती उसके चेहरे पर पैदा कर दी थी और उसकी आंखों के गिर्द हल्के सियाह गड्ढे बन गए थे, लेकिन सफेद सिल्क की साड़ी में अपने इकलौते बेटे की शादी की खुशी में तमतमाया उसका चेहरा केशी को तमाम दूसरी औरतों से ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। उसकी आंखों के सियाह हल्के न जाने किस जादू के जेरे असर गायब हो गए थे। रस्में अदा करती और मेहमानों का ख्याल रखती हुई उसकी माँ वक्त निकालकर हुजले उरूसी को सजाने में लग जाती। थकान का उसके चेहरे पर कहीं निशान न था। वो जानता था इतनी थकन और शब बेदारियों के बायस माँ बीमार पड़ जाएगी। इन दिनों वो हर रात सोने से पहले माँ के पास जाकर उससे कहता था, माँ अब सो जाओ, लेकिन खुद सोने के बजाय माँ उसे उसकी चारपाई पर ले जाकर हल्का सा तेल उसकी कनपटियों पर मलती, उसकी भवों को सहलाती, उसे सुलाकर खुद काम में जा लगती। केशी को बहुत पहले सर में तेल डलवाने की आदत पड़ गई थी। इम्तिहान के दिनों में जब वो रात रात भर पढ़ता था और दिन को एक आध घंटा सोना चाहता था और उसे नींद ना आती थी, तो माँ उसके सर में तेल लगाती थी और उस वक्त केशी अपने सर पर झुके उसके चेहरे को एक टक देखता रहता और सोता न था। तब माँ प्यार से उसकी आंखें बंद कर देती थी, उन्हें आहिस्ता से चूमकर उसकी भवों पर अपनी ढीली उंगलियां यूं जल्दी जल्दी चलाती थी और इतना प्यार उन नर्म उंगलियों में भर देती थी कि उसकी पलकें भारी हो जाती थी और वो गहरी नींद सो जाता था। केशी ने खुद भी ये फन उससे सीख लिया था। कभी जब थकान या फिक्र से माँ को नींद ना आती थी, तो वो खुद उसके सिरहाने बैठकर बड़े ही प्यार से उसकी कनपटियां सहलाकर उसे सुला देता था। जब वो छोटा था, 13-14 बरस का, तो ऐसे में माँ कभी कभी उसका सर झुकाकर उसे चूम लेती थी। जब वो बड़ा हो गया, बीए एमए करके यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का प्रोफेसर हो गया, तो माँ ऐसे मौकों पर सिर्फ उसकी पेशानी चूमती थी और केशी बड़े प्यार से उसे थपथपा कर सुला देता था। वो चाहता था शादी में आई हुई औरतों में घिरी अपनी माँ को उठाए और उसे कमरे में ले जाकर गहरी नींद सुला दे, लेकिन वहां तो वो सुहाग सेज सजाने में लगी थी। फूलों की कमी की वजह से न जाने उसने कितने आदमियों को कहां कहां भेजा था और कितना पैसा पानी की तरह बहाया था। वो उससे कहना चाहता था कि माँ, तुम क्यों जान हलकान कर रही हो? तुम्हारा प्यार इन सारी रस्मों, खुशियों, आराइशों ज़ेबाइश से बड़ा है। मेरे लिए इसका मोल इन सब से कहीं ज्यादा है। तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उसकी एक न सुनेगी। मेरी शादी तो बेटे कुछ यूं ही हुई थी। उसने केशी से एक बार कहा था, तुम्हारे पापा मामूली क्लर्क थे और कंपटीशन में अभी बैठे न थे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू के दिल में कोई तमन्ना रह जाए। फूलों का एक गजरा तक ना आया था मेरे लिए। तुम जरा देखना तुम्हारी दुल्हन की सेज मैं कैसे सजाती हूँ। और जब गुजरे उरूसी का पर्दा उठाकर उसे अंदर धकेलती और देखो फलसफा ही ना बघाड़ते रहना कहती और हंसती हुई उसकी जवान खाला चली गई थी, तो केशी लम्हा भर को हैरान सा खड़ा रह गया था। कमरा उसका जाना पहचाना था। पलंग और दूसरा साजो सामान भी उसका जाना पहचाना था। माँ ने अपना ड्रेसिंग टेबल, अपना सिंगार दान, पेपर मैशी का चूड़ी बक्स, बंबई से मंगाया हुआ अपना कीमती टेबल लैंप, सब कमरे में कुछ इस ढंग से सजा रखा था कि हर चीज अपनी अपनी जगह नुमाया नजर आती थी। लेकिन जिस चीज ने कमरे को सबसे ज्यादा हसीन बना दिया था, वो थे आगाजे बहार के मोतिये के फूल। पलंग पर मच्छरदानी न थी। उसके फ्रेम पर छाए हुए मोतियों के लंबे हार दोनों जानिब नीचे तक यूं लटक रहे थे कि फूलों की मसहरी सी बन गई थी। पलंग पर बेले के फूलों की मोटी चादर बिछी थी, जिस पर दुल्हन फूलों की देवी बनी हल्का सा घूंघट काढ़े बैठी थी। पल भर के लिए केशी की निगाहों के सामने उसकी माँ की शादी का मंजर घूम गया। महकमे अनहार के एक मामूली क्लर्क की दुल्हन, छोटी सी कोठरी, मामूली चारपाई, लालटेन की मध्यम रोशनी और आसमानों को छूती हुई आरजुएं। उसके पापा बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए थे। घर में किसी चीज की कमी न रही थी।
लेकिन माँ उस यासो महरूमी को कभी फरामोश न कर सकी थी। अपने बेटे के हुजले उरूसी को अपनी मर्जी के मुताबिक सजाकर उसने अपनी तिश्ना ख्वाहिशों की तकमील कर ली थी, लेकिन वही सजावट केशी के लिए वबाले जान हो गई थी। जिधर भी उसकी निगाह जाती, वही मनाजिर उसकी आंखों में उभर आते। देखना, फिलॉसफी ही न बघाड़ते रहना। अचानक केशी के जहन में खाला का जुमला और हंसी गूंज उठी। तो क्या वो अपने ही जाल में फंसा है? उसकी दुल्हन न जाने क्या सोचती होगी। उसके सामने कई वाकयात घूम गए, जिसमें पहली रात मर्द की कमजोरी दुल्हा दुल्हन की अज़दवाजी जिंदगी को ले डूबी। लेकिन पहली ही रात मर्द के लिए अपने को मर्द साबित करना क्या जरूरी है? ये औरतें इसके लिए क्यों इतना तरद्दुद करती हैं? क्या ये सब की सब दूसरों की हुजले उरूसी को सजाने में अपनी अपनी सुहागरात का लुत्फ फिर नहीं हासिल करती? तो क्या उसकी माँ भी उसके हुजले उरूसी को सजाने में इतनी मेहनत करना, अपना पलंग वहां रख देना, उसे फूलों से वैसा सजा देना जैसा कि उसके दिल में अपने हुजले उरूसी को सजा देखने की तमन्ना थी, और उसके पापा की गुर्बत और बेदिली की वजह से जो पूरी न हुई थी? केशी ने सर को झटका दिया। उसे क्या हो गया है? उसने क्यों कहा था मैं यही पलंग लूंगा? लेकिन वो तो बच्चा था। क्या उसकी माँ भी बच्चा थी? वो वापस बरामदे में आ गया था। अचानक उसने देखा, दुल्हन मेहराब के नीचे खड़ी है। तबीयत कुछ खराब है जी? नहीं। क्या मुझसे कुछ कसूर हो गया? केशी का जी चाहा जोर से कहकहा लगाए। एक ही बात उसकी दुल्हन के दिमाग में भी चक्कर लगा रही है। उसकी कमर में हाथ डाले वो उसे अंदर ले गया। उसने तय कर लिया कि अपने जहनी इंतशार को झटक कर वही करेगा जिसकी सब तवक्को रखते हैं। उसने दुल्हन को थोड़ी सख्ती से चारपाई पर लिटा दिया। झटके से उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए। वो उस पर झुका, लेकिन दुल्हन ने तकिए को फिर उसकी जगह पर रख दिया था। केशी की नजर फिर अपनी माँ की तस्वीर पर गई। उसका दिमाग फिर धुंधला गया। वो उठा, बाहर जाने लगा था कि दुल्हन ने उसका हाथ थाम लिया। क्या बात है जी? केशी की नजर दरमियानी दरवाजे की तरफ गई। क्या ही अच्छा होता अगर माँ ने अपने इस कमरे में उसकी सुहागरात का एहतमाम करने की बजाय उसके अपने कमरे में वो सब इंतजाम किया होता। लेकिन अब तो उसका कमरा जहेज में आए हुए फर्नीचर और दूसरे साजो सामान का गोदाम बना हुआ था, और उसकी चाबी भी उसके पास न थी। निहायत मजबूरी से उसने बाहर बरामदे की तरफ देखा। चांदनी अब भी बदस्तूर झिलमिली से छन छन कर आ रही थी। अचानक उसने कहा, देखो ना, कैसी चांदनी खिली है। आओ जरा बाहर घूमें। दुल्हन उठी। उसने अपने बेतरतीब लिबास को दुरुस्त किया। एक निगाहें गलत अंदाज आईने में डाली, बालों की दो एक लटों को ठीक किया और जरा सा घूंघट काढ़ कर केशी के पीछे हो ली। दो बार बरामदे से गेट तक और गेट से बरामदे तक चुपचाप केशी आया। दुल्हन ने एक दो बार चांदनी की तारीफ में एक आध जुमला कहा, लेकिन केशी को खामोश देखकर वो भी चुपचाप उसके साथ टहलती रही। अप्रैल की चांदनी गैर मरई शराब की मानिंद उनकी रग रग में समा रही थी, लेकिन वो दोनों उसकी जानिब से बेनियाज थे। दुल्हन को अपने शौहर के इस अजीब रवैये से उलझन हो रही थी। अपनी सहेलियों से, जिनमें से कुछ दो दो बच्चों की माएं थीं, पहली रात के मुतालिक उसने जो कुछ सुन रखा था, वो जैसे उसकी गिरफ्त में आकर दूर चला जाता था। अपने शौहर की खूबसूरती, उसकी काबिलियत और फर्ज शनासी की उसने बहुत तारीफें सुन रखी थी। यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर था, और डैडी ने न सिर्फ उसके साथी प्रोफेसरों बल्कि उसके शागिर्दों तक से उसके मुतालिक हर तरीक से हर तरह की मालूमात हासिल की थी, और पूरी तरह मुतमईन होकर ही उन्होंने ये रिश्ता मंजूर किया था। उसका होने वाला मंगेतर सनकी है या उसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा था। अपने शौहर की इस बेरुखी के मुतालिक सोचती और अपने मुस्तकबिल के कदरे मुबालगा आमेज अंदेशों में गिरफ्तार दुल्हन कभी कभी अपने शौहर पर नजर डाल लेती और चुपचाप उसके साथ टहले जाती। चांदनी की तरफ उसका जरा भी ध्यान न था, और केशी का दिमाग एक दलदल बना हुआ था। वो कुछ भी न सोच पा रहा था। दोनों हाथ कमर के पीछे किए, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से बांधे, कंधे जरा झुकाए, वो चुपचाप टहले जा रहा था। जब वो दूसरी बार गेट तक पहुंचे तो अचानक केशी ने कहा, आओ जरा बाहर चलें। रात काफी हो गई है। दुल्हन ने हल्का सा एहतजाज किया। केशी को अचानक अपने एक दोस्त की बात याद आ गई, जिसने कभी अपने नए इश्क का किस्सा सुनाते हुए उससे कहा था कि पानी की टंकी से ग्राउंड ट्रंक रोड के फाटक तक सड़क इतनी सुनसान, सायादार और पुरस्रार लगती है कि मोहब्बत करने वालों के लिए उससे बेहतर कोई सड़क नहीं हो सकती। और वो बोला, बस जरा पानी की टंकी तक जाएंगे।
केशी बंगले का फाटक खोलकर बाहर निकला। पानी की टंकी कहाँ है, दुल्हन को मालूम न था। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। केशी उसे वहां का हुदूद अरबा बताने लगा कि किस तरफ कौन सी इमारत है, किस तरह वहां पहले ज्यादातर रेलवे के अंग्रेज अफसरान रहे थे, फिर कैसे आजादी के बाद वो लोग चले गए और वो बंगले हिंदुस्तानियों के कब्जे में आ गए। आटा मिल के पास से गुजरते हुए उसने बताया कि वहां कैसे आटा और मैदा तैयार किया जाता है, कैसे वहां मालिकों ने कोल्ड स्टोरेज बना रखा है जहां वो लाखों मन आलू हर साल स्टोर करके बेचते हैं। प्रेस के पास पहुंचकर उसकी खिड़कियों के शीशों में से वो बड़े जोश से रोटरी मशीन के काम करने का ढंग उसे समझाने लगा। किस तरह एक जानिब से कागज लगता चला जाता है और दूसरी जानिब से पूरा अखबार छपकर और मुड़कर निकलता जाता है। वो स्टेशन की तरफ चला जा रहा था कि अचानक उसे फिर पानी की टंकी से ग्राउंड ट्रंक रोड तक की तन्हाई याद आई और वो मुड़कर रेलवे फाटक की जानिब हो लिया। फाटक बंद था। लाल बत्ती देखकर केशी ने कहा, यह फाटक भी एक मुसीबत है। चौबीसियों घड़ी एक न एक गाड़ी गुजरती रहती है। इतना बड़ा स्टेशन बन गया, लेकिन इस फाटक की किस्मत नहीं जागी। यहाँ पुल बने तो मुसीबत दूर हो। गाड़ी आने में अभी देर थी। बराबर के रास्ते से निकलकर वो पानी की टंकी तक आ गए। दाएं जानिब सड़क खुली और रोशन थी, बाएं जानिब तारीक और सायादार। जब केशी उधर मुड़ने लगा तो एक बार फिर दुल्हन ने कहा, चलिए अब घर चलें, रात काफी हो गई है। लेकिन केशी ने उसे अपने दाएं बाजू में ले लिया। चलो कुछ दूर तक चलते हैं। कैसी छटकी हुई चांदनी सड़क पर फैली है। उस जानिब क्यों नहीं गए, बड़ी खुली सड़क है। क्यों, डर लगता है? और जरा हंसते हुए झुककर उसने दुल्हन की पेशानी चूम ली। दुल्हन तड़प कर उसके बाजुओं से निकल गई। क्या करते हो सड़क पर? केशी ने हंसकर फिर उसे अपने बाजू में ले लिया। कौन है यहाँ इस वक्त? हंसकर उसने उसे चूमना चाहा, लेकिन तभी सामने से तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और लम्हे भर बाद एक बगैर बॉडी का ट्रक घड़घड़ाता हुआ उनके पास से निकल गया। अभी उनकी आंखों की चकाचौंध दूर भी न हुई थी कि दूसरे की बत्ती आंखों में कौंधी और फिर तो एक के बाद एक वैसे कितने ही ट्रक गुजर गए। जाने कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। क्या खूब सुनसान अकेली सड़क है, केशी ने दिल ही दिल में कहा। उसका सारा रोमान हवा हो गया। चलिए अब चलें, दुल्हन ने, जो पहले ट्रक की बत्ती देखकर ही उसके बाजुओं के हल्के से निकल गई थी, तकरीबन रूखे लहजे में कहा, मैं थक गई हूँ। ये कानपुर रोड है, दिन रात यहाँ ट्रक और मोटरें घड़घड़ाती हैं। केशी ने उसे समझाया, चलो एम्प्टी लाइंस की जानिब चलते हैं। गिरजे तक बिल्कुल सूनी सड़क है। वापस चलिए, मैं थक गई हूँ, दुल्हन मिनमिनाई। लेकिन उसे फिर बाजू में भरता हुआ केशी मिलिट्री लाइंस की खुली सड़क पर बढ़ चला। सड़क की दोनों जानिब बंगलों पर चांदनी खामोश बरस रही थी, ठहरती, निथरी, जैसे हैरान खुली सड़क। किनारों पर दरख्तों के नीचे अंधेरे उजाले के जाल। जभी कहीं से खुशबू का एक तेज झोंका आया। केशी के तसव्वुर में चांदनी ही की खिली मुस्कुराती रात रानी घूम गई। ये सांस फिजा को मुअत्तर बना रही थी। केशी ने दुल्हन को फिर बाजुओं में भर लिया और सड़क के किनारे पेड़ों के साए में हो गया। क्या बहुत थक गई हो? दुल्हन ने जवाब नहीं दिया। अपने जिस्म का बोझ अपने शौहर पर डाल दिया और पेड़ के साए में उसे अपने सीने से लगाए केशी ने उसे चूम लिया। जब ही परे सड़क से टॉर्च की रोशनी चमकी, दोनों अलग हो गए। केशी का रंग फक हो गया और दिल धड़क उठा। अचानक उसे याद आया कि एम्प्टी लाइंस में 12 के बाद घूमने की इजाजत नहीं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गहरी हरी वर्दियां पहने 3-4 फौजी किसी नए फिल्म का मकबूल आम गाना गाते चांदनी के बावजूद टॉर्च उन पर फेंकते हुए सड़क से गुजर गए। गाने की पहली लाइन सुनते ही केशी ने चाहा था कि अपनी दुल्हन को बाहों में भर ले और उसकी आंखों में देखता हुआ गाए, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। लेकिन फौजियों की बदतमीजी ने उसका सारा वलवला खत्म कर दिया। उसे एक दोस्त की याद आ गई जो एम्प्टी लाइंस के एक बंगले में अपनी बहन के साथ खाने पर आया था। बातें करते करते 12 बज गए थे। जब 12:30 के लगभग रिक्शा न मिलने से वो पैदल आ रहे थे तो उन्हें सिपाहियों ने रोका और दोस्त को वापस बंगले पर पहुंचकर साबित करना पड़ा कि वो अपनी बहन ही के साथ वहां खाने पर आया था। इससे पहले कि दुल्हन घर चलने की इल्तिजा करती, केशी वापस लौटा। जब फौजी ने गाना गाते गाते टॉर्च की रोशनी उसकी दुल्हन पर डाली थी तो मारे गुस्से के
केशी का जी चाहता था कि उसे कॉलर से पकड़ दो थप्पड़ उसे जमा दे, लेकिन अगर कोई उससे पूछता कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपनी दुल्हन के साथ आधी रात को इस सुनसान मकाम पर क्यों घूम रहा है, तो वो क्या जवाब देता। और उसका सारा गुस्सा अपनी माँ पर, उस पलंग पर और अपनी जहनी कमजोरियों पर उमड़ पड़ा। वो तेज तेज चलता वापस आया। दुल्हन जरा उससे पीछे घसीटती चली आई। बंगले में पहुंचकर अचानक केशी की चाल धीमी हो गई, लेकिन दुल्हन नहीं रुकी। सिसकती हुई वो बढ़ती चली गई और जाकर पलंग में धंस गई। केशी जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो टांगे नीची किए चित लेटी थी। साड़ी का पल्लू एक जानिब लटका था। ब्लाउज के खुले गले से उसका गोरा सीना शीशे की तरह झलक रहा था। केशी का जी चाहा वो घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ जाए और अपना सर उसकी गोद में रख दे, लेकिन अपनी बीवी पर से छिछलती उसकी नजर गैर शऊरी तौर पर अपनी माँ की उस तस्वीर पर चली गई और वो तजब्जुब के आलम में कमरे के दरमियान खड़ा रहा। दुल्हन चुपचाप छत की तरफ देख रही थी और उसकी आंखें डबडबा रही थी। केशी की नजरें अचानक बीच के दरवाजे पर गईं और उसने कहा, यह कमरा तो बाहर से बंद है ना? जी। दुल्हन ने उसी तरह छत पर नजरें जमाए जवाब दिया। केशी ने कमरे के दो चक्कर लगाए। इसकी चाबी कहाँ है? आंटी के पास होगी, सब सामान उन्हीं ने रखवाया था। केशी बाहर निकल कॉटेज के दूसरे कोने तक गया। माँ के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। थकी हुई औरतें सो गई थी। उसके दिल में आया माँ को जगाए, लेकिन खाला जग गई और उसने मजाक कर दिया तो वो फिर वापस फेरा। कमरे में आकर कुछ लम्हा घूमता रहा। उसकी निगाह दुल्हन पर गई। वो उसी तरह चित लेटी छत को तके जा रही थी। अचानक बढ़कर उसने बीच के कमरे का दरवाजा पीछे की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था और नीचे की चटखनी लगी थी। उसने सोचा था कि अगर सिर्फ ऊपर की चटखनी लगी होगी तो ऊपर का शीशा तोड़कर खोल लेगा, लेकिन उसकी माँ हमेशा किवाड़ों की निचली चटखनियां लगाती थी। पीछे हटकर उसने दरवाजे पर एक नजर डाली। दोनों किवाड़ों में तीन तीन शीशे लगे थे और फिर लकड़ी का पल्ला था। अगर वो तीसरा शीशा तोड़ दे तो बांह डालने पर निचली चटखनी खुल सकती थी, और उसके जी में आया कि जोर का एक मुक्का मारकर शीशा चकनाचूर कर दे। लेकिन थकी मांदा माँ के जाग पड़ने का ख्याल उसके जोश पर ठंडे पानी का छींटा बन गया। दोनों मुट्ठियां कमर के पीछे बांध वो कमरे में घूमने लगा। दो तीन चक्कर लगाकर वो फिर दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें दरवाजे के निचले हिस्से पर पड़ी। दाएं किवाड़ का कोना चोट खाया था। नजदीक जाकर उसने देखा, रोगन में एक हल्की सी लकीर साफ दिखाई दे रही थी। वो फर्श पर बैठ गया। पीठ उसने पलंग की पट्टी से लगा ली और एड़ी का निचला हिस्सा किवाड़ के उस चोट खाए हिस्से पर अड़ाकर पूरा जोर लगाया। दरवाजा तो नहीं हिला, लेकिन पलंग पीछे को खिसक गया। छत की तरफ तकती हुई दुल्हन उसी तरह लेटी रही, पलंग के हिलने का जैसे उसने कोई नोटिस नहीं लिया। अचानक केशी ने उस पर एक चोर निगाह डाली। दुल्हन ने उसकी जानिब देखा। न जाने उन निगाहों में क्या था। तंज की एक खफीफ सी झलक जो किसी खप्ती के करतब देखने वालों की आंखों में होती है। केशी के सर पर जुनून सवार हो गया। उसकी सोच समझ की सारी कुव्वतें सुलभ हो गईं। उछलकर वो उठा और बढ़कर उसने जोर का मुक्का निचले बीच के शीशे पर दे मारा। शीशा झंझना कर टूट गया। दुल्हन लेटी न रह सकी। थोड़ा घबराकर वो उठी और अपने शौहर के पास आकर खड़ी हो गई। आप क्या कर रहे हैं? उसने चिढ़कर कहा। केशी ने कोई जवाब न दिया, उसकी जानिब देखा तक नहीं। टूट चुके शीशे में से हाथ डालकर उसने चिटखनी खोली। उसके जिस्म के बोझ से अचानक दरवाजा पीछे हट गया। बाएं हाथ से किवाड़ थाम केशी ने आहिस्ता से संभाल कर हाथ बाहर निकाला, तो भी कोहनी के ऊपर खराश आ गई। हाय, आप क्या कर रहे हैं? उसकी फटी कमीज से खून रिश्ते देखकर दुल्हन ने घबराए हुए शिकायत आमेज लहजे में कहा, और उसकी खौफजदा निगाहें सारे कमरे में घूम गईं कि कहीं कुछ मिले जिससे वो जख्म पर पट्टी बांध दे। केशी ने उधर ध्यान नहीं दिया। वो दोनों हाथों से किवाड़ खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुश्ताक उंगलियों से उसने बिजली का बटन दबाया। कमरे में जहेज का सारा सामान गडमड पड़ा था। फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, कपड़ों की गठरियां, मेवे, मिठाइयों के थाल। एक जानिब वो पलंग भी पड़ा था जो जहेज में आया था और उस पर बेशुमार कपड़े लदे थे। दोनों बाहों में भरकर उसने कपड़े सोफे पर पटके दुल्हन उसके पीछे अंदर आ गई थी। उसकी आंखों में तंस की जगह फिर खौफ ने ले ली थी। अचानक पलटकर केशी ने उसे दोनों कांधों से थाम लिया। पल भर वो उन डरी सहमी आंखों में झांकता रहा।
फिर यकायक उसने उसे दोनों बाहों में भरकर चूम लिया। दुल्हन और भी सहम गई, लेकिन अपने शौहर की आंखों में उसने करख्तगी की जगह बेपनाह मोहब्बत रखसा देखी, और उसके गर्म होठों का लम्स अपने कानों के लबों के नीचे गर्दन पर महसूस किया तो उसके सहमे डरे आज़ा ढीले पड़ गए और वो उसके बाल सहलाने लगी। अलग सुबह माँ बाहर आई तो हुजले उरूसी का दरवाजा चौपट खुला देखकर चौंकी। दबे पांव बढ़कर उसने पर्दा जरा हटाया। दिल धक से रह गया। सजा सजाया कमरा भाएं भाएं कर रहा था। अचानक उसकी निगाहें बीच के खुले दरवाजे के नजदीक फर्श पर बिखरे शीशे के टुकड़ों पर गईं। चोरी के खौफ से घबराकर वो उधर बढ़ी। चौखट ही में वो सुन खड़ी रह गई। कोच की गद्दियां सर के नीचे रखे जहेज के खुर्रे पलंग पर दूल्हा दुल्हन बेसुध सोए थे।